तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, समअवयवता, आइसोमेरिज्म। ओके, तो देखो बच्चों, समअवयवता का मतलब ये है कि समान रासायनिक संगठन वाले पदार्थ का या यौगिक का एक से अधिक रूपों में पाया जाना। ठीक है, यौगिक की हम जगह हम पदार्थ कर दें। ठीक है, पदार्थ का एक से अधिक रूपों में पाया जाना जिनके गुणों में भिन्नता होती है, मतलब उनके भौतिक गुणों में भिन्नता हो सकती है, उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता हो सकती है। तो ऐसे विभिन्न रूप कहलाते हैं समअवयवी। और इस तरह से एक ही पदार्थ का एक से अधिक रूपों में, ठीक है, पाया जाना, एग्जिस्ट करना, यही गुण क्या कहलाता है बच्चों, समअवयवता। और सिंपल वे में हम ऐसा कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ या यौगिक जिनके रासायनिक संगठन समान है किंतु वो गुणों में भिन्न होते हैं, तो ऐसे अलग अलग रूप जो हैं वो कहलाते हैं क्या बच्चों, समअवयवी। और इस तरह से एक ही पदार्थ का अलग अलग रूपों में एग्जिस्ट करना ही क्या है, समअवयवता। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं समअवयवता के प्रकार। तो जो समअवयवता है उसे दो रूपों में बांटा गया है, दो प्रकारों में लिया गया है। और पहला है इसमें संरचनात्मक समअवयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो दूसरी होगी जिसे हम आगे डिटेल में लेंगे, और वो होगी त्रिविम समअवयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले हम यहां पर इस यूनिट में जो डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से, और वो है संरचनात्मक समअवयवता। बाकी त्रिविम समअवयवता जो है हम उसे एल्केन के चैप्टर में, एल्कीन के चैप्टर में और हैलो एल्केन में एक्सप्लेन करेंगे। एल्केन में तो आ जाएगी वो पूरा कन्फर्मेशन, एल्कीन में आ जाएगी जियोमेट्रिकल, और हैलो एल्केन में आएगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। यहां पर जो हमें डिस्कस करना है समअवयवता, और ये है संरचनात्मक समअवयवता। तो देखो बच्चों, किसी भी अणु की संरचना का मतलब है बॉन्डिंग पैटर्न, बंधन व्यवस्था। मतलब उस अणु में जो बंधन व्यवस्था है, जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है, वो क्या है, किस तरह से है, इसी को हम संरचना बोलते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह की जो समअवयवता है वो यौगिक के या समअवयवियों की संरचना से संबंधित है। मीन्स इस समअवयवता में समअवयवियों में बंधन व्यवस्था, बॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग होता है। मीन्स परमाणु उतने ही रहेंगे, लेकिन जो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो बदल जाता है। ऐसे में अणु की संरचना ही बदल जाती है। और जब संरचना बदलती है तो अणुओं के भौतिक गुण भी बदल जाते हैं और रासायनिक गुण। तो इस तरह की जो है समअवयवता को बोला गया है संरचनात्मक समअवयवता। बात समझ गए ना कि इस समअवयवता में समअवयवियों में बंधन व्यवस्था अलग अलग होती है। मीन्स जो परमाणु आपस में जुड़े हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बदल जाती है और इस तरह से अणु की संरचना बदलती है, जिससे जो समअवयवी बनते हैं उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। ओके, अब आते हैं संरचनात्मक समअवयवता के प्रकार, जो कि हमें कार्बनिक यौगिकों में ही पढ़ना है। और ये है पहली, इसमें है श्रृंखला समअवयवता, चेन आइसोमेरिज्म। तो देखो, चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि जो कार्बनिक यौगिक लिया गया है उसमें जो पैतृक कार्बन श्रृंखला है, पेरेंट कार्बन चेन, मेजर कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बदलती है। मींस जो समअवयवी होंगे, ठीक है, उनमें जो पेरेंट कार्बन श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बदलती है, अलग अलग होती है। मींस उनका शब्द मूल बदल जाएगा। मींस अगर आप उनके IUPAC नेम करें और अगर उनमें शब्द मूल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाए कि वो है एक श्रृंखला समअवयवता। यही मैंने लिखा है
कि इस समावयवता में समावयवियों की पैतृक कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, मीन्स शब्द मूल अलग अलग होते हैं। मतलब समावयवियों के आईयूपीएसी नेम करोगे तो उनके शब्द मूल अगर बदल रहे हैं तो समझ जाओ आपकी वो श्रृंखला समवयवता को दर्शाता है। अगर आप हाइड्रोकार्बन में आएंगे तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए होंगे और क्रियात्मक यौगिकों में जाओगे तो 3 कार्बन चाहिए होंगे इस समवयवता को दर्शाने के लिए। बात क्लियर है? तो इस तरह से वह समवयवता जिसमें समावयवियों की पैतृक कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, मीन शब्द मूल बदलता है तो उसको बोलते हैं श्रृंखला समावयवी, और इस गुण को बोला गया है श्रृंखला समवयवता। हाइड्रोकार्बन में चाहिए तो मिनिमम 4 कार्बन से प्रारंभ होगी, क्रियात्मक यौगिक में चाहिए तो मिनिमम 3 कार्बन से प्रारंभ होगी। अब देखो एक एक करके समझते हैं। जैसे है C4H10 की श्रृंखला समावयवी, तो 2 ही पॉसिबल है। एक तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन बना दिया आपने, सीधी श्रृंखला है, और एक में इस तरह से आप मुख्य श्रृंखला आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर आप नाम करें इसका आईयूपीएसी नेम है ना, तो ये तो ब्यूटेन दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसका नेम करेंगे तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोप इसमें आ रहा है प्रोप और इसमें आ रहा है ब्यूट, तो दोनों की आपने देखा क्या बदल गए, शब्द मूल। इसीलिए हम ये कहेंगे कि आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन जो है वो है श्रृंखला समावयवी। अब C5H12 के देखो, एक तो नॉर्मल पेंटेन 5 कार्बन की श्रृंखला है, मतलब अगर आप यहां देखें तो मुख्य श्रृंखला कितने की दिख रही है आपको, 5 की। फिर यहां चले जाए 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, अब आइसोब्यूटेन भी इसी का नाम है, तो यहां कार्बन की चेन कितने की होगी बच्चों, 4 की। और यहां देखो नियोपेंटेन में अब जो मुख्य श्रृंखला है वो हो गई 3 कार्बन की, क्योंकि हम इस तरह से लेंगे ना मुख्य श्रृंखला, ये ऐसे। तो आप देख रहे हैं शब्द मूल बदल रहा है, तो ये सब एक दूसरे के श्रृंखला समवयवी है। ठीक इसी तरह से C6H14 में चले जाओ, नॉर्मल हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, ठीक है, आप देख रहे हैं अब इसमें 5 कार्बन की, मतलब यहां पर 6 कार्बन थे, अब यहां पर जो बचे 5 कार्बन हो गए, ठीक है। यहां चले जाओ तो 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी, तो वर्ड रूट बदल गया। तो ये सब क्या है, श्रृंखला समावयवी। यदि सरात्मक क्रियात्मक समूह हो, मतलब यदि मान लो किसी कार्बनिक यौगिक में आपको दिया गया है और उसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में बता दूं ये होते हैं CHO, CN, COOR, COX, समझ गए ना, ये ऐसे ग्रुप हैं, और COOH ये कहलाते हैं बच्चों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल माने जाते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक के, क्योंकि इन्हीं के कार्बन से नंबर 1 प्रारंभ होता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। समझ गए ना, ये टर्मिनल जितने भी कार्बन से आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं वो है इस तरह से। CONH2 भी आएगा इसी में, है ना, तो CONH2 लगा दो आप इस तरह से। तो अगर ये किसी श्रृंखला में आपको ऐसा लगता है कि उनका स्थान बदल रहा है, तो वो स्थान समावयवी नहीं है, बल्कि क्या है, वो श्रृंखला समावयवी, क्योंकि इन्हीं के कार्बन से नंबर 1 प्रारंभ होगा। देखो जैसे यहां है तो नंबर 1, 2, 3, 4 और ये है 5। अब मैंने यहां पर ऐसा लग रहा है कि COOH की पोजीशन बदल दी आपने, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1, 2, 3 और ये क्या हो जाएगी अब 4। इसमें चले जाए तो अब देखोगे 1, 2, 3। तो ये जो है ये तीनों जो है बच्चों ये क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी, ना कि पोजिशनल। बात क्लियर है अच्छी तरह से कि अगर आपको लगता है कि कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन बदलता हुआ दिख रहा है, आप इनके आईयूपीएसी नेम करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप ये श्रृंखला समावयवी है या स्थान समावयवी, क्योंकि इन्हीं के कार्बन से नंबर 1 प्रारंभ होगा, तो वर्ड रूट हर एक में बदलता हुआ नजर आएगा। अब इस यौगिक को देखो आप, साइनाइड ये है, साइनाइड और CHO में बड़ा ग्रुप है साइनाइड। अब यहां देखो आप
एक रूल है आईयूपीएसी सिस्टम में कि अगर किसी भी टर्मिनल में CHO हो और उसी में एक साइड भी चेन दिख रही हो और दोनों में कार्बन बिल्कुल बराबर हो रहे हो, तो ध्यान रखें CHO का कार्बन सिलेक्ट हो जाता है। मतलब ये कार्बन चेन मानी जाएगी क्योंकि CHO एक क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, और ये प्रीफिक्स CO का जो यूज होगा यहां पर वो होगा क्या, ऑल्सो। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया आपने 1 2 3 और ये 4 तक गए, यहां भी जाए तो भी 4 आएगा, लेकिन हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमारा ये है, इसकी जो मेजर चेन दिख रही है 4 का। अब मैंने साइनाइड को इधर रख दिया और CHO को साइनाइड की जगह। अब मैं नंबरिंग करूं तो यहीं से साइनाइड से शुरू होगी 1 2 3। अब हम CHO का कार्बन नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि ये मुख्य श्रृंखला ज्यादा बड़ी है। केवल CHO का कार्बन तभी सिलेक्ट करोगे जबकि क्या हो, अगर उसका कार्बन सिलेक्ट कर रहे हैं CHO का और दूसरी चेन का कर रहे हैं, दोनों में कार्बन बराबर है, तभी CHO का आप कार्बन सिलेक्ट करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। तो अब यहां पर होगा चौथा और ये होगा 5। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयवी। बात क्लियर है। और देखो ऐसे ये है नॉर्मल हेक्सेन, अब ये हो गया मिथाइल पेंटेन, इथाइल ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, और इस तरह से ये है, मतलब साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, है ना, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल साइक्लोएल्केन। तो अब यहां देखो आप कि इसमें मेजर 6 की, ये है 5, ये है 4, ये है 3। अब ये दोनों 3 है, लेकिन साइड चेन में जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह से जो पार्श्व श्रृंखला बदल गई, उसमें अगर हम देखें तो ये नेम हो जाएगा इसका, ये वाली चेन हो जाएगी। तो ये भी एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी है, ये भी एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी है। ध्यान रखें, अगर मुख्य श्रृंखला ना बदले लेकिन पार्श्व श्रृंखला में कार्बन बदल रहे हो तो भी श्रृंखला समावयवी बनते हैं बच्चों। मतलब हम ये कहें कि ये लिखा है 1 2 3 4 और मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये है यहां पर ये, तो 1 2 3 4, अब यहां से हो जाएगी 1 2 3। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावयवी। समझ गए ना, कि मुख्य श्रृंखला भले ना बदले लेकिन पार्श्व श्रृंखला में भी कार्बन बदल जाए तो वो क्या कहलाएंगे, एक श्रृंखला समावयवी। तो इस तरह से आपने श्रृंखला समवायता समझी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिलेगा, क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं इनके। फिर हम दूसरी समवायता में आते हैं और ये है स्थान समवायता, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखो नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन के कारण, मींस इसमें जो कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, पैतृक कार्बन श्रृंखला, वो तो नहीं बदलेगी, मतलब वर्ड रूट नहीं बदलेगा समावयवियों में, केवल बदलता हुआ जो दिखेगा आपको वो जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं उनकी पोजीशन बदलती हुई दिखेगी, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में दिखेंगे। तो बात यह है कि इस समवायता में समावयवियों की पैतृक कार्बन श्रृंखला, पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन नहीं बदलते, मतलब वर्ड रूट नहीं बदलता, किंतु पार्श्व श्रृंखला, द्विबंध, त्रिकबंध, क्रियात्मक समूह, इनकी स्थिति क्या हो सकती है बच्चों, बदलती दिखाई देती है। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि अगर दो समवायवी हैं और उनके आपने आईयूपीएसी नेम किए और केवल उनके जो सब्स्टिट्यूएंट है प्रीफिक्स, उनके लोकेंट बदलते दिख रहे हैं, वर्ड रूट नहीं बदल रहा है दो यौगिकों का, तो आप समझ जाएं कि वो क्या है बच्चों, स्थान समवायवी। और अगर वर्ड रूट बदल जाए तो वो होंगे चेन या श्रृंखला समवायवी। अब देखो जैसे ये है ना, तो एक ही कार्बन में 2 मिथाइल है, जैसे इसका नेम लिखेंगे तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन, लेकिन अगर आप इसका लिखेंगे तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन तो दोनों में आ रहा है लेकिन यहां पर जो प्रीफिक्स के लोकेंट नंबर है वो बदल रहे हैं। ठीक यहां चले जाए तो ये है 1 2 3 4 5, पेंट 1 ईन है और ये पेंट 2 ईन है। तो अब देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, मतलब हमारे प्राइमरी सफिक्स जो है उसका लोकेंट नंबर बदल गया है ना। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, स्थान समवायवी। जैसे इसी में चले जाए, ये है 1 2 3 4, पेंट 1 2 3 4 5, पेंट 1 ऑल, ठीक है,
और ये है मतलब पेंटेन 1 ओल, और ये है पेंटेन 2 ओल। तो पोजीशन किसकी बदल गई? सेकेंडरी सफिक्स के लुकेंट नंबर की। ऐसे बेंजीन में ये ऑर्थो डेरिवेटिव, मेटा डेरिवेटिव, पैरा डेरिवेटिव, तो ये भी स्थान समावयवी है। तो आपको अगर कोई भी कार्बन स्केलेटन जो मेजर है, पेरेंट है, वो नहीं बदल रहा है, उससे जुड़े हुए परमाणु या अणु अपना स्थान बदल रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो एक क्या है? स्थान समवायवता। और सबसे बड़ी पहचान है इसमें वर्ड रूट नहीं बदलेगा। ठीक है। फिर तीसरी समवायवता है क्रियात्मक समावयवता। देखो, क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप नाम से ही पता चल रहा है कि इस समावयवता में जो समावयवी हैं उनके क्रियात्मक समूह बदलते दिखाई देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अगर 2 या 3 या 4 जितने भी क्रियात्मक यौगिक हैं, अगर उनका जो अणुसूत्र है, जो एक जनरल फॉर्मूला है, सेम है, तो वो सारे यौगिक, क्रियात्मक यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होंगे। जैसे CnH2n+2O, ये जो जनरल फॉर्मूला है ये अल्कोहल का होता है और ईथर का होता है। इसीलिए हम कहेंगे अल्कोहल और ईथर एक दूसरे की क्या है बच्चों? समावयवी है। इस तरह से तो अल्कोहल जैसे C2H6O, ठीक है, तो एक हो जाएगा इसका क्या? अल्कोहल CH3CH2OH, और एक ईथर बना दिया मैंने CH3OCH3। तो ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक, दूसरा है CnH2nO। ये जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ये एल्डिहाइड का भी है, कीटोन का भी है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल का भी है, ऑक्सीरेन का भी है और अनसैचुरेटेड ईथर का भी है। तो देखो, अगर हम C3H6O लें तो एल्डिहाइड हो जाएगा CH3CH2CHO। ठीक है, प्रोपेन एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड। फिर ये आ जाए CH3COCH3, ये बन गया कीटोन, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इसका है CHO। ऑक्सीरेन साइक्लिक ईथर कहलाते हैं, इसका भी फॉर्मूला इसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीरेन जो है साइक्लिक ईथर, ये हो गए। इपो ऑक्साइड भी इन्हीं को बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीरेन या फिर इपो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के मतलब एल्डिहाइड कीटोन के ही क्या है? ये समावयवी। अनसैचुरेटेड अल्कोहल, जैसे ये एलिल अल्कोहल है, तो ये भी इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। ठीक इसी तरह से अनसैचुरेटेड ईथर, ये एक अल्काइल विनाइल मिथाइल ईथर जैसे ये लिखा है। तो इस तरह से इस जनरल फॉर्मूले के ये कंपाउंड्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फिर हम आ जाते हैं, अगला है CnH2nO2। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये है एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स का। देखो, जैसे C3H6O2, तो ये बन जाएगा CH3CH2COOH एसिड, CH3COOCH3 ईस्टर, ये है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये है हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ठीक इसी तरह से CnH2n+3n, ये फॉर्मूला होता है अमाइंस का। ठीक है, जैसे आपने यहां लिया C3, तो H हो जाएंगे कितने? 9, डबल से 3 ज्यादा और 1 N, तो इसके जो आइसोमर है 1 डिग्री अमाइन NH2 ग्रुप, 2 डिग्री अमाइन, और ये है क्या? 3 डिग्री अमाइन। तो तीनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। तो इस तरह से 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये एक दूसरे के क्या है बच्चों? फंक्शनल आइसोमर्स। और भी होते हैं, जैसे आप जाओगे ऑक्सिम होते हैं। ठीक है, कि ऑक्सिम में चले जाओ आप, और अमाइड में तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और अगर हम इसका एक ऑक्सिम बनाएं तो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये अमाइड है, तो ये ऑक्सिम है। ठीक, और भी हैं जैसे नाइट्रो एल्केन और एल्काइल नाइट्राइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से आपको, तो जो मेन है ये 4 जो है, इनमें काफी क्वेश्चन मिलते हैं।
एक तो एल्कोहल ईथर वाला, एक ये एल्डिहाइड कीटोन्स और ये अल्कोहल ऑक्सीडेन जो बताया मैंने, एक ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स बताए और अमाइड्स। तो ये सब देख रहे हैं आप, इनके रासायनिक संगठन बिल्कुल समान है किंतु इनके फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल बदल गए, मतलब बॉन्डिंग पैटर्न ही बदल गया, ग्रुप ही बदल जाता है इस तरह से। फिर हम आते हैं मध्यवयवता, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो देखो मेटामेरिज्म में इस समावयवता में सबसे पहली तो पहचान है इसकी कि इसमें जो क्रियात्मक समूह होगा वो द्विसंयोजी होता है। द्विसंयोजी का मतलब है उसमें दो एल्काइल ग्रुप चाहिए ही चाहिए हो। ठीक है, एक चीज तो ये मिलता है आपको ईथर में, है ना, सेकेंडरी अमाइंस में, एस्टर्स में, इसके अलावा आप देखोगे। ठीक है, तो ईथर हो गए, सेकेंडरी अमाइंस हो गए, एस्टर्स हो गए और एक होते हैं कीटोन्स, उनमें दिखती है। तो इस समवयवता में द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह की प्रकृति बदलती है, मीन्स उसका अणुभार बदल सकता है, उसका संरचना बदल सकती है। ठीक है, इस समवयवता के साथ स्थान या श्रृंखला समवयवता भी हो सकती है। ठीक है, इस स्थिति में स्थान या श्रृंखला समवयवता को हम वरीयता देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन बताता हूं, एग्जांपल C4H10O के मध्यवयवी। अब मान लो ये फॉर्मूला है ईथर का और अल्कोहल का, क्योंकि हमें यहाँ मध्यवयवी लेना है तो, और ये बता दूं कि मिनिमम 4 कार्बन से ही ईथर में मध्यवयवता देखी जा सकती है, समझ गए ना। तो यहां देखो आप, ये है CH3 CH2O CH2 डाई इथाइल ईथर, और यहां मैंने कर दिया मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन से जुड़े एल्काइल ग्रुप के अणु भार बदल गए। तीसरे में चले जाएं तो वही है जो दूसरे में ग्रुप है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। तो कार्बन तो उतने ही है प्रोपाइल ग्रुप, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं CH3O की पोजीशन अगर आप यहां देखें तो ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हम बोलेंगे इसे। ये क्या है बच्चों, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना, ये प्रीफिक्स हो गया। और यहां देखो तो ये है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये आप जानते हैं कि ये जब मुख्य श्रृंखला ना बदले और उससे जुड़े हुए प्रतिस्थापियों का ल्यूकेंट नंबर बदल रहा हो तो ये क्या बन गए, स्थान समावयवी। तो यहां पर पहला और दूसरा, ठीक है, अगर आप देखें अच्छी तरह से तो ये केवल मेटामर्स है, लेकिन दूसरा और तीसरे में जाए तो मेटामर्स भी है और स्थान समावयवी भी है। अतः इसमें हम स्थान समावयवता को वरीयता देंगे। तो पहला और दूसरा और तीसरा हम इन्हें बोलेंगे स्थान समावयवी। अगर उसमें ऑब्जेक्ट में दे रखा है कि ये मध्यवयवी है स्थान समावयवी, तो आप लिखोगे स्थान समावयवी। अच्छे से ध्यान रखना है, यही रूल है। ठीक इसी तरह से C5H10O की समावयवी, ये है कीटोन का जनरल फॉर्मूला। तो अगर आप इसमें देखें तो यहां पर इसमें कीटोन में 5 कार्बन चाहिए है। तो यहां देखो आप, तो ये है 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन है, और ये है पेंटेन 3 ओन। अगर आप इसमें देखें तो CO से एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपाइल है, इसमें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के मध्यवयवी भी हैं। और तीसरे में भी देख लो आप, ठीक है, कि ये एक दूसरे के मध्यवयवी, क्योंकि इस तरफ मैंने प्रोपाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर बदल दिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कर दिया। तो ये तीनों मध्यवयवी भी हैं, लेकिन पहला और दूसरा अगर आप देखो तो CO की पोजीशन बदलती हुई दिख रही है। तो पहला और दूसरा तो पोजीशनल आइसोमर्स भी है। और अब आप आ जाएं पहले और तीसरे में या दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे में देखो आप श्रृंखला बदल रही है। इसमें 5 कार्बन की है दूसरे में, और तीसरे में 4 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है। तो आप अगर देखोगी तो ये दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा, या हम कहें पहला और जो तीसरा है वो श्रृंखला समावयवी ही है। इसलिए हम पहले दूसरे को तो मध्यवयवी, पहले और दूसरे को जो है स्थान समावयवी कहेंगे, और दूसरे तीसरे या पहले तीसरे को हम श्रृंखला समावयवी भी कहेंगे।
तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों है क्या, तो मध्यवयवी भी है, और इनमें पहले और दूसरे में स्थान समवाय होता है, इसलिए इन्हें स्थान समवायी भी बोला जाएगा। दूसरे और तीसरे या पहले तीसरे को श्रृंखला समवायी भी बोला जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां हम श्रृंखला समवायता को महत्व देंगे। तो इस तरह से ये आप समझ गए। और भी देखो, जैसे ये है C6C3H6O2, तो CH3COO CH3, तो ये क्या है बच्चों? एस्टर। मैं इसको इस तरह लिख दूं तो ये भी एक एस्टर है। तो देख रहे हैं आप, COO से जुड़े हुए अल्काइल समूह की स्ट्रक्चर ही बदल गए। ठीक इसी तरह से लिखा है C3H9N, है ना, तो इसका सेकेंडरी अमाइन बना लें CH3NH CH2 CH2 CH3, और एक इथाइल और एक ये है। तो यहां पर अगर आप ये देखें तो यहां पर प्रोपाइल ग्रुप की पोजीशन बदलती हुई, स्ट्रक्चर बदलता हुआ दिख रहा है। इसमें आप चले जाएं तो यहां पर इथाइल इथाइल ग्रुप है। तो यहां पर एक आप देखोगे CH3NH, ये एक पोजिशनल जैसा ग्रुप दिख रहा है, तो हम इसे एक पोजिशनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से ये है मध्यवयवता। अच्छी तरह समझ गए? तो ये था हमारा आज का। बाकी चलावयवता डिटेल में है, हम इसे अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इस पर। ठीक है, तो अभी यहां तक ही आप पढ़ें आज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में चलावयवता को स्पष्ट करेंगे। तो एंड करते हैं अब।